Hello, Assalamu alaikum students. Welcome to Institute of Jannah Studies. In this video, we will learn about power sharing part 2nd, class 10th political science, chapter number 1. Here we will know about majoritarianism in Sri Lanka. श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे, श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। अगर हम सिंहला कम्युनिटी की लीडर्स की बात करेंगे, वो डोमिनेंट ग्रुप थे गवर्नमेंट में, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी वहां पर। और नतीजा क्या निकला, जो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, इसने जो मेजॉरिटेरियन की सीरीज थे उन मेजॉरिटेरियन सीरीज को अपनाया। यहाँ पे 1956 में क्या होता है कि एक एक्ट पास होता है और उस एक्ट के मुताबिक सिंहला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर पॉलिसीज बना रहे थे, प्रोग्राम्स लेकर आ रहे थे, वो फेवर कर रही थी सिंहली कम्युनिटी को। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेकुलरिज्म की, कि सिर्फ बुद्धिज्म को यहाँ पर प्रोटेक्ट और फोस्टर किया जा सकता है। जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के मेजर्स और प्रोग्राम्स आ रहे थे, उससे जो तामिल्स थे वो इलाइनेट हो रहे थे, वो खुद को ये समझ रहे थे कि हम इस श्रीलंका को बिलोंग नहीं करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट इनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। यानी इनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रही थी, इनको इक्वल जॉब्स नहीं मिल रही थी, और बाकी जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं उनको नहीं मिल रहे थे। यानी सिर्फ सिन्हली कम्युनिटी, जो सिन्हाला कम्युनिटी यहाँ पर है, गवर्नमेंट वही प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लेकर आ रहे थे जो सिन्हले कम्युनिटी के इंटरेस्ट में थे, और जो बाकी तामिल के इंटरेस्ट में थे उन प्रोग्राम्स को, उन पॉलिसीज को नहीं ला रहे थे। और इस चीज से क्या हुआ, जो ये सिन्हली कम्युनिटी और तामिल कम्युनिटी यहाँ पर थी, इनके बीच में जो ताल्लुकात थे वो और ज्यादा खराब होते गए। अगर हम श्रीलंकन तामिल्स की बात करेंगे, इन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च की थी और स्ट्रगल की थी ताकि तामिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया जाएगा और इनको रीजनल ऑटोनॉमी मिल जाएगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ये चीज इन सबको मिल जाएंगे। लेकिन इनकी डिमांड जो थी, खासकर ऑटोनॉमी की, वो हमेशा से इनको डिनाई किया गया था। अगर हम 1980 की बात करेंगे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे और उन्होंने डिमांड की थी कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दिया जाएगा नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में। श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दिए जाएंगे। दोस्तों, हमें ये यहाँ पर समझना है कि एक कम्युनिटी के डिमांड्स को पूरी करना और दूसरी कम्युनिटी के डिमांड्स को पूरी ना करना, इसकी वजह यही है कि यहाँ पर इन्होंने डिमांड की थी इंडिपेंडेंट स्टेट। याद रखना, अगर ये चीज किसी मुल्क में हो रहे थे तो वो मुल्क पार्टीशन होने पे कगार पर है। और ये जो तनाजा दो कम्युनिटीज के बीच में जो था, ये एक सिविल वार बन गया था। और नतीजा क्या निकला, हजारों की संख्या में लोग दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करते थे मारे गए थे इस सिविल वार में, जो यहाँ पर श्रीलंका में हुआ। और बहुत सारे फैमिलीज को ये मुल्क छोड़ना पड़ा और रिफ्यूजीज के तौर पर इनको रहने लगा, वो रहने लगे बाकी जगहों पे। अब हम बेल्जियम की बात करेंगे। बेल्जियम की जो लीडर्स थे, इन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। इन्होंने क्या किया, जो रीजनल डिफरेंसेस और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज यहाँ पर थी, इनको इन्होंने रिकॉग्नाइजेशन दी। 1970 और 1993 के बीच में इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट हो कि हर कम्युनिटी के लोग इसी मुल्क में अच्छे से रहे। और जो अरेंजमेंट इन्होंने किया, ये डिफरेंट है और ये बाकी मुल्कों से बिल्कुल अलग है और एक इनोवेटिव मेथड था। और कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पर जान जाएंगे इस बेल्जियम मॉडल के। तो पहला जो तरीका इन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया था कि जो मिनिस्टर्स दोनों कम्युनिटी के होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका इक्वल रेशियो होगा। और अगर कुछ स्पेशल लॉज बनाने हैं तो उनके लिए, उस लॉ को बनाने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। यानी यहां पर अब कोई भी
एक कम्युनिटी जो लॉ बना सकेगी वो यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकेगी, यानी उसको दूसरी कम्युनिटी का सपोर्ट होना जरूरी है। और दूसरा इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स थे, उनमें से कुछ पावर्स इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए। समझ। और स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहे, यानी यहां पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया अमंग द स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में जो सेंट्रल का कुछ पावर इन्होंने स्टेट्स को दे दिया, ताकि आइंदा के तौर पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो सकता है। अगर हम ब्रुसेल्स की बात करेंगे, बेल्जियम कैपिटल की, यहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट है जहां पर दोनों कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है इन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया, क्योंकि सेंट्रल में भी दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और अब यहां पर ये भी एक्सेप्ट किया गया, जो ब्रुसेल्स है यहां पर भी दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर यहां पर इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाया था, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है उसको इलेक्ट कौन कर सकते हैं, कम्युनिटी के लोग इलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक कम्युनिटी के अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी कम्युनिटी दूसरे लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। कोई मामला नहीं कि वो कहां रह रहे हैं। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर जो थे किस रिगार्डिंग, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर इनको पावर्स थे। और अब आप ये अंदाजा कर सकते हो यहां पर कि बेल्जियम का जो ये मॉडल था ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। यकीनन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था उन लोगों के लिए जो बेल्जियम में रह रहे थे, लेकिन इस अरेंजमेंट से ये काम हो गया। जो यहाँ पर स्विक्स ट्राइब था दो कम्युनिटीज के बीच में, और जिससे डिवीजन हो सकता है, मुल्क इस मुल्क में डिवीजन हो सकता है, तो वो अब खत्म हो चुका था। अब आप यहाँ पर जान सकते हो कि जब यूरोपियन यूनियन बना तो ब्रुसेल जो है इसको चूज किया गया था एज ए हेडक्वार्टर। तो स्टूडेंट्स, इन दो स्टोरी से हमने क्या सीखा, दोनों डेमोक्रेसीज है, लेकिन पावर शेयरिंग की जो ये क्वेश्चन यहां पर आता है, दोनों मुल्कों ने डिफरेंटली इसको हैंडल किया। बेल्जियम में जो लीडर्स थे उनको ये समझ आया कि यूनिटी ऑफ कंट्री की तभी पॉसिबल है जब हम रेस्पेक्ट करेंगे फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। तो इस रियलाइजेशन से ये नतीजा निकला कि यहाँ पर जो बेल्जियम था, बेल्जियम अब उसमें कोई पार्टीशन होने का कोई टेंशन नहीं था। और किस तरह इन्होंने यहाँ पर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो चाहती थी कि अपनी डोमिनेंस को फोर्स करे दूसरों के ऊपर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने पावर्स को शेयर करूं। और ये भी आपको पता है, और इस चीज से क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, और मुल्क जो है वो पार्टीशन होने पे कगार पर आया। थैंक यू दोस्तों। आप बाकी जो हम जानेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करनी होगी, और घर बैठे बैठे आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप स्टडी कर सकते हैं। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।